अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू दी व्यू कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं आप सब? आज हम लेके आए जी ANG 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश का लेसन नंबर 6। और आज के लेसन में हम काफ़ी चीज़ें सीखेंगे इंशाल्लाह और स्टडी भी करेंगे थॉरोली इंशाल्लाह। और आज की जो हमारा जो लेसन है ना, उसमें जो बेसिकली डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स पार्ट 2, लेसन नंबर 5 का पार्ट 2 है ये। तो इसमें हम या कुछ चीज़ें सीखेंगे। एक तो ये है कि जो हमारे रीडर्स हैं जिनके लिए हम लिख रहे हैं, उनके मुतल्लिक हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है हम उनकी हमारे बारे में जो राय है, या हम उनकी कैसे जो है उनकी अटेंशन को गेन कर सकते हैं। और इसके अलावा उनकी जो अहम अहम जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ना उन हमारे रीडर्स की, उनके बारे में पढ़ेंगे। और किस किस्म के पॉसिबल रीडर्स हम जो है बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश में हमें उन्हें फेस करना पड़ता है, तो उनकी जो टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा एक सिंपल जो सैम्पल जो वर्कशीट होगी उसे फिल करेंगे हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको माइंड में रखते हुए। ठीक है, तो ये सारा हम करेंगे इंशाल्लाह आज के लेक्चर में। जो एंड तक देखिएगा, काफ़ी लर्निंग होने वाली है इंशाल्लाह। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पे है आइडेंटिफाई द टास्क्स यू विल हेल्प योर रीडर्स परफॉर्म वाइल दे रीड। तो ऐसे कौन से टास्क हैं जिन्हें आपने आइडेंटिफाई करना है, ताकि आपके रीडर्स जब पढ़ रहे हो ना, आपको पढ़ रहे हो या आपका पीस ऑफ राइटिंग को पढ़ रहे हो, तो उन्हें काफ़ी जो है ना वो मदद मिले उसे पढ़ते हुए, यानी उसे उन्हें मुश्किल ना पेश आए। ठीक है, तो रीडर परफॉर्म्स टास्क ऑफ लोकेटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन इन मैनी वेज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये सिचुएशन की बात मैं पिछले लेक्चर्स में काफ़ी दफ़ा दोहरा चुका हूँ कि सिचुएशन बहुत मैटर करती है। उसी सिचुएशन की बेस पे आपका जो रीडर होता है वो आपको आपकी मटेरियल को पढ़ रहा होता है, समझ रहा होता है और उससे इन्फॉर्मेशन गेन कर रहा होता है। ठीक है, तो एक छोटी सी एग्जांपल है नीचे दी है, वो मैं थॉरली आपको करवा देता हूँ, बाकी आपने डिटेल में इसको देख लेना है। यहाँ पे एग्जांपल में एक इंजीनियर है, आयशा नाम है उनका। उन जिन्हें स्टील मिल एक कंपनी है, उन्होंने एम्प्लॉय किया है। और उन्हें एक टास्क दिया गया है कि उन्होंने जो फर्नेसेस की जो स्टडी है वो करनी है, और हायर मैनेजमेंट को, या अपर मैनेजमेंट होती है, उन्हें प्रपोजल पुट करनी है। ठीक है, तो उन्होंने अपना काम कर लिया, और दो तरीक़ों से यहाँ पे दिखाए गए हैं, डिवाइडेड पैटर्न और अल्टरनेटिंग पैटर्न। दो तरीके से उन्होंने जो है ना ये दो रिपोर्ट्स या प्रपोजल्स कहें, वो उन्होंने पैटर्न्स ये की शेप में बना के उन्होंने सबमिट कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली उनका उन्होंने काम तो एक चीज़ पे किया, लेकिन उनको दो तरीक़ों से जो है ना वो रिपोर्ट को पेश किया, ताकि हायर मैनेजमेंट को जहाँ फिजिबल लगे, जो अच्छी लगे, लुक में चीज़ अच्छी लगे ना, तो वो उसको पिक कर ले। ठीक है, तो उस प्रपोजल को वो पिक कर ले, या उनको समझने में आसानी हो। बेसिक यहाँ मकसद है समझने में आसानी है। दोनों चीज़ें एक ही जो है ना चीज़ का अक्स हैं, लेकिन उनको डिफरेंट तौर पे इन्होंने क्या किया है, राइट किया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नीचे कहा गया कि ईज ऑफ राइटिंग इज़ अ राइटर सेंटर्ड कंसिडरेशन, नॉट अ रीडर सेंटर्ड वन। यानी आप कितने अच्छे से लिख रहे हैं, कितने आसानी से या कितने क्लियर तरीके से लिख रहे हैं, तो ये राइटर सेंटर्ड कंसिडरेशन है। ये लिखने वाले की जिम्मेदारी है, ये लिखने वाले की सोच है कि वो क्या लिख के और किस तरीके से लिख के पेश कर रहा है, ना कि पढ़ने वाले की। ठीक है, तो अपनी राइटिंग जो है, पीस ऑफ राइटिंग जो है, उससे रीडर सेंटर्ड बनाने के लिए जो राइटर होता है ना, उसको कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए, ये कौन कौन सी चीज़ें उन्हें आइडेंटिफाई करने चाहिए। तो यहाँ पे वो तीन चीज़ें बताई हुई हैं। आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस योर रीडर्स विल आस्क, वो पहले से आपके जहन में होने चाहिए। आइडेंटिफाई द स्ट्रेटजी टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस, आपके पास स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए कि वो उन तमाम सवालों का जवाब कैसे देना है। एंड आइडेंटिफाई द वेज इन विच योर रीडर्स विल यूज़ योर आंसर्स। ठीक है, और सबसे अहम ये है कि उन आंसर्स को, ये जो आप जो आंसर्स दे रहे हैं, उन्हें रीडर्स जो है वो किस तरह जो है क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, गेन करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके, नेक्स्ट है जी गाइडलाइन नंबर 2 है। उसमें ये आपको कह रहे हैं कि टेल हाउ यू वांट टू ऑल्टर द रीडर्स एटीट्यूड। टेल हाउ यू वांट टू ऑल्टर द रीडर्स एटीट्यूड। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, समटाइम्स यू विल वांट टू री इन्फोर्स एन एग्जिस्टिंग एटीट्यूड। यानी अगर आपको कोई पसंद कर रहा है, आप चाह रहे हैं कि आप एक पीस ऑफ राइटिंग लिख रहे हैं, आपको पता भी है कि आपकी राइटिंग को लाइक कर रहा है एक आपका रीडर, तो आप उसी वे में लिखेंगे और उसका जो ऐसे लिखेंगे कि वो उस चीज़ को आप, यानी आपकी जो लाइकनेस है ना उसके जहन में वो मज़ीद परवान बढ़ेगी, परवान चढ़ेगी। ठीक है,
अदरवाइज़ कभी कभी ऐसा टाइम भी आ जाता है कि आप चाह रहे होते हैं कि आप किसी एटीट्यूड को चेंज कर दें, यानी अगर वही जो आपको अच्छे से पढ़ रहा है और उस रीडर तक आपने कोई ऐसा पैगाम पहुंचाना है या कुछ ऐसा वो पीस ऑफ राइटिंग लिखनी है कि उससे उसका एटीट्यूड क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, यानी वो आपको पढ़े ही ना। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल यू माइट एम योर प्रेजेंटेशन इन अ वे दैट द रीडर्स फील मोर फेवरेबली इम्प्रेस्ड बाय योर क्वालिफिकेशन। ठीक है, एट अदर्स टाइम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एट अदर्स टाइम यू माइट ट्राई टू रिवर्स एन एटीट्यूड यू वांट योर रीडर्स टू अबेंडन, ताकि जो है वो उनका जो एटीट्यूड है वो रिवर्स हो जाए। अच्छा, इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, एग्जांपल्स आप देख भी लेंगे। कभी कभी आप किसी को किसी चीज़ की तरफ राग़िब करना चाह रहे होते हैं, कभी कभी जो है आप चाह रहे होते हैं कि एक प्रॉब्लम चल रही है और उसका नहीं पता हायर मैनेजमेंट को, तो उन्हें पता चल जाना चाहिए। और कभी कभी सिर्फ आप इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे जो तीन आपको नीचे टेबल दिए हुए हैं, आपने इनको गौर से देख लेना है। ठीक है, तो इसमें पहला है वो देख लेते हैं। देखें, सबसे पहला जो इसमें चीज़ है, द वे थिंग्स आर नाउ। ठीक है, यानी यूर रीडर इज़ अ मैनेजर। अब यहाँ एक मिसाल दी हुई आपको, हु वांट्स टू डिसाइड वेदर और नॉट टू परचेज अ सर्टन पीस ऑफ इक्विपमेंट। यानी एक चीज़ ख़रीदनी है, आप मिसाल ले लें, किसी ऑफिस में एक प्रिंटर ख़रीदना है, तो अभी बेसिक जो हमारा जो टारगेट होगा रीडर का, कि उसमें हमें पता है कि ये इक्विपमेंट, पीस ऑफ इक्विपमेंट जो है, इसका डिसीजन जो है वो हमारे रीडर्स के पास है, हमारे मैनेजर के पास है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यू एक्ट यू राइट। तो हम कैसे लिखेंगे, यू राइट अ मेमो एवेल्युएटिंग द इक्विपमेंट इन टर्म्स ऑफ द बेनिफिट्स इट विल ब्रिंग द कंपनी। यानी हम ये जो डिसीजन पावर जिन हमारे मैनेजर के पास है ना, हम एक ऐसा मेमो लिखेंगे या ऐसे पीस ऑफ राइटिंग लिखेंगे कि हम उस इक्विपमेंट की खूबियाँ और उससे होने वाले जो फ़वाइद हैं ऑर्गेनाइजेशन को, हम वो उस अपने पीस ऑफ राइटिंग में शामिल करेंगे। ठीक है, उसका फ़ायदा क्या होगा, आगे क्या होगा उसका जाके, द वे यू वांट थिंग्स टू बी। ये वो तीसरी चीज़ है जो हम चाह रहे हैं ना कि वैसा हो। हम क्या चाहते हैं, द मैनेजर डिसाइड्स टू बाय द इक्विपमेंट एंड फील्स कॉन्फिडेंट दैट ही हैज़ मेड द राइट डिसीजन। ये हमारा बेसिक मकसद है। ठीक है, तो इस मकसद को हासिल करने के लिए पहले हमने क्या आइडेंटिफाई किया, पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा रीडर है जिसे हमने टारगेट करना है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने पीस ऑफ राइटिंग लिखी और ऐसी लिखी कि वो हम जैसा चाह रहे हैं उस तरफ जो है हम अपने जो रीडर है उसे राग़िब करें। ठीक है, और हम क्या चाह रहे हैं उस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है कोई भी पीस ऑफ राइटिंग लिखने से पहले। नीचे जो एग्जांपल्स हैं दोनों ये आपने खुद कर लेनी है, सेम वैसी हैं। नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है गाइडलाइन नंबर 3, और उसमें जो चीज़ थी वो ये थी कि आइडेंटिफाई एंड लर्न अबाउट योर रीडर्स इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, जो रीडर होते हैं ना, उनके यहाँ पे 3 रोल दिए हुए हैं। तो 3 रोल होते हैं रीडर के। जब बात आएगी ना कैरेक्टरिस्टिक्स की, ये आपके एमसीक्यूज़ और आपके सब्जेक्टिव पार्ट के लिए बहुत अहम है, तो आपने रोल्स की बात करनी है। जब बात आएगी टाइप्स की, रीडर्स टाइप्स की, तो फिर हम नीचे जो टाइप्स पढ़ेंगे ना, टाइप्स ऑफ रीडर्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वो जो है वो आपको बस इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना आपको आना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो तो रोल्स आपने बताने, और जब टाइप्स की बात हो तो आपने टाइप्स बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रोल्स कौन कौन से हैं, 3 किस्म के रोल्स होते हैं आपके रीडर्स के। एक वो होते हैं जो डिसीजन मेकर्स होते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकर्स कौन होते हैं, द डिसीजन मेकर्स रोल इज टू से हाउ द ऑर्गेनाइजेशन और सम पार्ट विल एक्ट व्हेन कन्फ्रंटेड विद अ पार्टिकुलर सिचुएशन। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसे सॉल्व करना है, जिसका डिसीजन देना है, तो वो डिसीजन मेकर्स जो होते हैं बेसिकली वो जो रोल्स जो होता है ना रीडर का, तो वो ये काम करता है कि उस बेस पे डिसीजन लेते हैं। दूसरे नंबर पे जो होते हैं वो होते हैं एडवाइज़र्स। एडवाइज़र्स का रोल क्या है कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस फॉर द डिसीजन मेकर, यानी इन दोनों को आपस में कनेक्शन है। ठीक है, एडवाइज़र जो है वो डिसीजन मेकर को क्या करता है, एडवाइस देता है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन देता है ताकि उसकी बेस पे डिसीजन मेकर क्या करे, डिसीजन ले। तीसरे नंबर पे आपके आ जाते हैं इम्प्लीमेंटर्स। अब ये इम्प्लीमेंटर्स कौन होते हैं, इम्प्लीमेंटर्स बेसिकली कैरी आउट द डिसीजंस दैट हैव बीन मेड।
यानी इनका जो ताल्लुक होता है ना, ये आपने गौर से देखना है कि इनका जो ताल्लुक होता है वो होता है डिसीजन मेकर्स के साथ। डिसीजन मेकर जो भी डिसीजन लेंगे ना, उसे इम्प्लीमेंट करना किसका काम है? इम्प्लीमेंटर्स का। ठीक है, तो एडवाइज़र्स का रिलेशन है डिसीजन मेकर्स के साथ, और इम्प्लीमेंटर्स का रिलेशन है डिसीजन मेकर्स के साथ। इन दोनों का दरमियान में यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बताया गया। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट है आपका फेमिलियरिटी विद योर टॉपिक, यानी जो आप बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं जिस चीज़ से के मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑडियंस से, आपके रीडर्स जो हैं, उन्हें कितनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इनके बारे में है, उस चीज़ के बारे में है। सो कीप इन माइंड दैट पीपल अनफेमिलियर टू योर टॉपिक विल आल्सो वांट टू एक्सप्लेन हाउ द इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू देम। यानी अगर किसी को उस चीज़ के बारे में नहीं पता ना, तो वो ये भी ज़रूर चाहेंगे कि आप उन्हें डिटेल में बताएं कि कैसे ये जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है और कैसे उनके काम आएगी। ठीक है, ओके। तो प्रेफर्ड कम्युनिकेशन स्टाइल, इसमें आप इसको देख लीजिएगा। बेसिकली इसमें यह बताया गया है कि जो रीडर्स जिस चीज़ को प्रेफर करते हैं ना, जिस स्टाइल को प्रेफर करते हैं, तो आप उस तक उसी स्टाइल में चीज़ पहुँचाएँ। यानी जब सिर्फ आपने छोटी सी कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो ये जैसे यहाँ पे कहा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन स्टाइल में वेरी फ्रॉम ए सिंपल प्रोज राइटिंग टू इलस्ट्रेशन। यानी अगर सिंपल सी कोई इन्फॉर्मेशन देनी है जिस रीडर के लिए वो काफ़ी है, तो सिंपल प्रोज लिख दें, यानी पैराग्राफ्स में लिख दें और उस तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा दें। लेकिन कभी कभी कुछ रीडर्स ऐसे होते हैं आपके हाई मैनेजमेंट, जिन्हें रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं, तो उन रिपोर्ट्स को समझाने के लिए उनका एक खुलासा बनता है, समरी बनती है, और ख़ास तौर पे उसके अंदर हम टेबल्स का यूज़ करते हैं, ग्राफ्स और चार्ट्स का यूज़ करते हैं, ताकि जो 2 3 4 5 सालों की जो रिपोर्ट है ना, उसको हम एक पिक्चर में बंद करके ऐसे अपने जो हायर अथॉरिटीज़ उनके सामने रखें कि उनको जो कंपैरिजन करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें यूज़ होती हैं जब हम इलस्ट्रेशन यूज़ करते हैं ना, पीस ऑफ राइटिंग। तो टेबल्स, ग्राफ्स और चार्ट्स यूज़ होते हैं, और बेसिकली इसीलिए यूज़ होते हैं जो मैंने बता दिया। नेक्स्ट फैक्टर है, जो चीज़ है वो है स्पेशल फैक्टर्स। स्पेशल फैक्टर्स में मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, इसको आपने डिटेल से पढ़ लेना है। बस एक सिंपल सा मैंने जो उसमें जो चीज़ हाईलाइट की है वो समझने के लिए बहुत आसान है कि ईच रीडर इज़ यूनिक। हर इंसान या हर रीडर, हर जो ऑडियंस होते हैं, उसका पढ़ने का जो आपका अंदाज़ होता है वो मुख्तलिफ होता है, यूनिक होता है। तो इन स्पेशल फैक्टर्स को जो आप डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो इन सब को भी आपने जहन में रखना है, और तब आपने जो है ना अपनी राइटिंग की जो पीस ऑफ राइटिंग है उसको चूज़ करना होता है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आगे गाइडलाइन नंबर 4 पे। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के इस लेक्चर का। टाइप्स ऑफ रीडर्स आपके एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है, पूछे जा सकता है, और इसके अलावा आपकी जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें लाजमी सवाल आता है, आना चाहिए भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपके पास 3 टाइप्स के जो है ना रीडर्स होते हैं। पहले जो होते हैं वो होते हैं फैंटम रीडर्स। ये कौन से रीडर्स होते हैं? एंड इन सम सिचुएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडर्स मे बी हिडन फ्रॉम यू। राइटिंग कम्युनिकेशन एड्रेस टू वन पर्सन आर यूज बाय अदर्स। यानी आप इसमें आगे ये लिखा हुआ है कि दीज रियल बट अननेम्ड रीडर्स आर कॉल्ड फैंथम रीडर्स। यानी ऐसे रीडर्स भी आपके होते हैं जो आपकी ऑडियंस में होते तो हैं, लेकिन वो आपसे छुपे हुए होते हैं। यानी उन तक किसी न किसी तरीके से आपकी पीस ऑफ राइटिंग पहुंच जाती है, चूँकि राइटिंग कम्युनिकेशन जो है वो एक इंसान से या वन पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचने में देर नहीं लगती, ये चलती रहती है जो पीस ऑफ राइटिंग होती है। तो ऐसे रीडर्स जो आपकी रीडर्स तो होते हैं, लेकिन वो आपके यूँ समझे कि आप उन्हें नहीं जान रहे होते। मिसाल के तौर पे अगर आप एक मैगज़ीन लिखते हैं, ये आप कोई बुक लिखते हैं, तो आपको तो नहीं पता ना कि आपकी बुक जब अब पब्लिश होगी तो वो कहाँ कहाँ तक जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि पूरे पाकिस्तान में आप अपनी बुक लॉन्च करने लगे हैं, तो पाकिस्तानी जो हैं वो इस बुक को पढ़ेंगे। तो वो जो सारे पाकिस्तानी हैं, जो एक्सपेक्टेड रीडर्स हैं आपके, वो आपके फैंथम रीडर्स हैं। तो फैंथम रीडर्स आर रियल बट अननेम्ड रीडर्स हु हैज़ कम्युनिकेशन एड्रेस टू अदर्स। बिजनेस एंड टेक्निकल लैंग्वेज के को रेफरेंस में रखते हुए जो एग्जांपल यहाँ दी गई है वो ये है कि हो सकता है कि आप कोई डिसीजन मेकर्स हैं
जैसे हम रोल पढ़ के आ रहे हैं ऊपर, तो उन के लिए कोई लेटर लिखते हैं या कोई मटेरियल लिखते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता वो डिसीजन मेकर क्या करते हैं कि वो अपने एडवाइज़र से मशवरा लेने के लिए वो डॉक्यूमेंट उन्हें पास कर देते हैं, और वो एडवाइज़र आपका डॉक्यूमेंट पढ़ के आप इंफॉर्मेशन उससे गेन करके क्या करता है, डिसीजन मेकर को एडवाइस करता है, जिसकी बेस पे वो डिसीजन करते हैं। तो ये जो इनडायरेक्ट अप्रोच यहाँ पे हो रही है ना, जो एडवाइजर्स आपके पढ़ रहे हैं वो आपके फैंथम रीडर्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आ गया जी, रीडर्स की जो टाइप है वो है फ्यूचर रीडर्स। So while identifying your readers, you should keep in mind that possibility that your communication may be used weeks, months or even years from now. आप जो लिख रहे हैं हो सकता है वो एक दो दिन की बात तो ना हो, कोई बुक लिख रहे हैं, हो सकता है वो सालों महीनों सालों जो है लोग पढ़ें उसको। तो जो मिसाल के तौर पे मैं एक बुक लिखता हूँ और आज मैं उस बुक को पब्लिश कर देता हूँ, तो मेरे जहन में आज से आज के बाद नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद जब कोई मेरी बुक पढ़ेगा ना, तो वो जो रीडर्स होंगे, जो उन्हें हम कहेंगे फ्यूचर रीडर्स, ठीक है। द रीडर्स हु विल बी रीडिंग योर डॉक्यूमेंट्स इन फ्यूचर आर योर फ्यूचर रीडर्स। तो ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। ओके, नेक्स्ट है जी कॉम्प्लेक्स रीडर्स। कॉम्प्लेक्स रीडर्स कौन से होते हैं? So, complex readers are the readers consisting of diverse groups with widely varying backgrounds and responsibilities, each with a different agenda, each with a different way of functioning and communicating. यानी complex readers में वो रीडर्स आते हैं जिनका ताल्लुक डाइवर्स ग्रुप से होता है, ठीक है, मुख्तलिफ ग्रुप से होता है, और हर जो ग्रुप वाले होते हैं उसमें उन का एक अलग बैकग्राउंड होता है और उनकी एक अलग जिम्मेदारी होती है, और उन सब का जो एजेंडा होता है ग्रुप वाइज वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वो सारे अगर आपके टारगेटेड रीडर्स हैं ना, तो वो जो रीडर्स आपके खिलाएंगे वो आपके कॉम्प्लेक्स रीडर्स कहलाएंगे, ठीक है। यानी आप एक बुक लिख रहे हैं, आप चाहते हैं पाकिस्तान में, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, पाकिस्तान में वो बुक जो है मिनॉरिटीज़ भी पढ़ें, मुस्लिम्स भी पढ़ें, ठीक है। और मिनॉरिटीज़ से मुराद ये है कि आपकी जो क्रिश्चियन है वो भी पढ़ें, ठीक है, मुस्लिम्स है वो भी पढ़ें, और जो बाकी जो पाकिस्तान के अंदर जो भी अक़लीतें रहती हैं उन सब को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स रीडर्स होंगे। तो आपने उस बुक में कुछ ऐसी टर्म्स या कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करनी होंगी जो जर्नल होंगी, ठीक है। यानी आपने स्पेसिफिकली एक रिलीजन को जहन में रख के टेक्निकल अगर आप बुक लिख रहे हैं ना, तो उसमें अपने टर्म्स ऐसी नहीं यूज़ करनी जिनको सिर्फ मुसलमान जानते हों। तो आपने जनरल जो टर्म्स होती हैं वो यूज़ करनी होती है उसके अंदर। बेसिकली आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को, हम ये पढ़ रहे हैं ना। तो ये देखें, हम रीडर्स को पहले क्या करते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये बेसिकली रीडर्स की टाइप है, और सबसे जो कॉम्प्लेक्स है वो ये कॉम्प्लेक्स रीडर्स ही होते हैं, ठीक है। जब आप एक जनरल चीज़ लिख रहे होते हैं ना, तो आपके पढ़ने वाले हो सकता है वो मुख्तलिफ ममालिक के हों, मुख्तलिफ शहरों में रहते हों, मुख्तलिफ जो है रिलीजन के हों। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स रीडर्स जो होते हैं ये उसके हेड में आती हैं, ठीक है। अच्छा जी, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो न्यू हमारे व्यूअर्स हैं, और इसके अलावा हमें प्रमोट करें, शेयर करिए दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अभी तक आपको चीज़ें समझ आ रही है तो, और कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम जो फाइनल टच देने जा रहे हैं आज के हमारे लेक्चर का, उसमें ये है कि हमने क्या करना है, एक सैम्पल वर्कशीट बनानी है, ठीक है, जो हमने जहन में रखनी है चीज़ें कब, जब हमने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने होते हैं, ठीक है। तो हम ये ज़रा क्या कर रिवाइज़ कर लेते हैं चीज़ों को। सबसे पहले क्या चीज़ आती है जी, सबसे पहले आते हैं आपके ओवरऑल पर्पसेस आपके आते हैं।
ठीक है। अच्छा, इसमें सवालों की सूरत में लिखे हुए हैं, हम सवाल पढ़ेंगे तेज तेज से। व्हाट आर यू राइटिंग, आप क्या लिख रहे हैं। व्हाट प्रॉम्प्ट यू टू राइट, क्या चीज़ थी जिसने आपको लिखने पे मजबूर किया या आपको लिखने पे उन्होंने एनर्जी दी आपको लिखने के लिए। एंड व्हाट आउटकम डू यू डिज़ायर, और जो आप लिख रहे हैं आप क्या चाहते हैं कि उसका जो रिजल्ट है वो क्या है। उसके बाद रीडर्स प्रोफाइल। रीडर्स प्रोफाइल में जो क्वेश्चन है वो है कि आपका प्राइमरी रीडर कौन है, ठीक है, आपका रीडर से रिलेशनशिप क्या है, रीडर्स के जॉब टाइटल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है। और इसके अलावा हु एल्स माइट रीड योर कम्युनिकेशन, इसके अलावा आपके और कौन कौन से रीडर्स हो सकते हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे। और और जो आपका रीडर है वो आपकी राइटिंग, पीस ऑफ राइटिंग जो स्किल्स हैं या आपकी क्वालिफिकेशंस उससे कितना फेमिलियर है। इसके अलावा आपका जो रीडर है वो आपकी स्पेशलिटी जो है, आपकी लिखने की जो स्पेशलिटी है ना, आपकी जो खासियतें हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी एज ए रीडर, वो कितना उससे फेमिलियर है। उसके अलावा डज योर रीडर हैव सर्टेन कम्युनिकेशन प्रेफरेंस, या इसके अलावा आपने एक चीज़ देखनी होती है कि क्या आपकी जो रीडर्स है हैव सर्टन कम्युनिकेशन प्रेफरेंस, या उसे कोई ख़ास तरीके से उसे हमने उससे कम्युनिकेट करना है, कोई ख़ास चीज़ें जो है ना, ये आखिरी जो लाइन इसमें आती हैं कि कोई ख़ास तरीके से तो नहीं उसे हमने कम्युनिकेट करना जो ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं। उसके बाद रीडर्स इंफॉर्मेशन नीड्स। व्हाट आर द की क्वेश्चंस यू रीड विल आस्क व्हाइल रीडिंग, ये आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं रीडर से, ठीक है। और हाउ विल यू रीडर सर्च फॉर आंसर, और जो सवाल आपके जहन में होंगे एज अ राइटर, आप रीडर बन के जो सोचेंगे ना कि उसके जहन में क्या सवाल होंगे, तो उनको अपने आंसर कैसे करना है। तो ये चीज़ जो है ना आपने इसमें करनी होगी। और इससे क्या होगा कि आप ऑलरेडी अपने रीडर्स के सवालों को जज कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और ये भी जज कर लेते हैं कि रीडर्स जो है वो उन आंसर्स को कैसे ढूंढेगा, तो उनका जवाब भी आप खुद ही दे देते हैं, ठीक है। तो आगे है जी रीडर्स यूज़ ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। सबसे अहम पॉइंट ये भी है इसमें, ये चीज़ है कि जो आपका रीडर है उसको वो जो इन्फॉर्मेशन आप पीस ऑफ राइटिंग में दे रहे हैं वो उसको कैसे जो है ना इस्तेमाल करेगा। So, how will the reader use the information you provide and what will be their points of comparison? ये जो है अहम चीज़ है। उसके बाद है रीडर्स एटीट्यूड। रीडर्स एटीट्यूड में आता है व्हाट इज़ द रीडर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स यूर सब्जेक्ट, ठीक है, यानी आप जो सब्जेक्ट जिस पे बात कर रहे हैं उसका उस सब्जेक्ट से रेलिवेंट क्या एटीट्यूड है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द रीडर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स यू, और इसके अलावा कि वो आपके बारे में उसका क्या एटीट्यूड है, ठीक है। तो इन तमाम सवालों का जवाब जो सैम्पल वर्कशीट हमने देखी है टू डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, तो इसके जो है ये एक नीचे आपको सेम उसी तरतीब में आपको जो सवालों के जवाब हैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको करवाए गए हैं। तो ये आपने जल्दी जल्दी से कर लेने हैं, ठीक है। इसमें हर सवाल आपको दिया हुआ है और हर सवाल जो है उसके अगेंस्ट एक एग्जांपल को जहन में रख के जवाब भी दिए हुए हैं। तो ये आप अपनी लर्निंग के लिए कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल मैं आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करवा देता हूँ जो ऊपर सवाल किए थे ना उन्होंने, ये व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट प्रॉम्प्ट्स यू टू राइट, तो नीचे इसने आंसर भी दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू एन एग्जाम्पल। हु इज़ अ प्राइमरी रीडर, व्हाट इज़ द रीडर्स रिलेशन टू यू। तो ये तमाम वही सवाल हैं जो हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। या बहुत अच्छी एग्जांपल उन्होंने आपको कराई हुई है, तो आपने इस पर खुद जो है ना इसको पढ़ना है। और अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आपने मुझसे रब्ता करना है, कमेंट कर दें तो आई विल आंसर यू, ठीक है। बहुत अच्छे से इसने किया हुआ है, इसको आपने सारा पढ़ लेना है, ठीक है। तो एट द एंड हम ऐसा करते हैं कि रिवीजन कर लेते हैं। गाइडलाइन 5 में रिवीजन क्या करेंगे, रिवीजन में हम करेंगे सबसे पहले जो रोल्स हैं, ये दो चीज़ें आपने इनको जो है ना डिस्टिंग्विश करना है, आपने समझना है कि इन दोनों में क्या जो है ना वो फ़र्क होता है। सबसे पहला रोल्स में आते हैं डिसीजन मेकर्स, एडवाइज़र्स और इम्प्लीमेंटर्स, हम इसको पढ़ के आ रहे हैं। और इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ रीडर्स हैं उसमें आते हैं फैंटम रीडर्स, फ्यूचर रीडर्स और कम्प्लेक्स रीडर्स। तो एमसीक्यूज़ के वाले से एक चीज़ नोट कर लें, कम्प्लेक्स रीडर्स को अप्रोप्रिएटनेस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने चीज़ इसको कर लेनी है। अच्छा जी, तो ओके जी, एट द एंड हम पढ़ेंगे स्टाइल की गाइडलाइंस। स्टाइल गाइड्स आर वाइडली यूज्ड इन द प्रोफेशंस एंड इन ऑर्गेनाइजेशंस टू अचीव अ यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंट लुक बाय आइडेंटिफाइंग द फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स फॉर अ डॉक्यूमेंट्स अपीयरेंस। इसमें जो चीज़ें यानी एक डॉक्यूमेंट है उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड स्टाइल क्या होना चाहिए, तो कुछ ये गाइडलाइंस आपको दी हुई हैं, आप इसको देख लें। कर लेते हैं इसको साथ साथ हम, ठीक है।
तो ये कहता है इन द स्टाइल गाइड्स इंस्ट्रक्शंस आर जनरली प्रोवाइडेड फॉर न्यूमरस डॉक्यूमेंट एलिमेंट्स इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये चीज़ें हैं जो शामिल होती हैं। सबसे पहले पेज फॉर्मेट होता है, इसमें टाइटल पेज एंड सैम्पल पेजेस विद हेडर और फुटर ये लगे हुए होते हैं। उसके बाद नंबरिंग सिस्टम होता है कि आप कौन सा नंबरिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पेजेस के लिए, ग्राफ्स के लिए और सेक्शंस के लिए। उसके अलावा हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का खातिर अपना ख्याल रखना है। ग्राफिक एलिमेंट्स को कहाँ ऐड करना है, यूजेज और उसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है। पंक्चुएशन एंड मैकेनिक्स, तो पंक्चुएशन जो है ना वो बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि किसी भी एक एक्स्ट्रा कॉमा लगने से जो है ना वो पूरी जो सेंटेंस होता है उसका मतलब चेंज होने का खदशा होता है। तो पंक्चुएशन का आपने ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट पैकेजिंग। डॉक्यूमेंट पैकेजिंग का मतलब है कि कैसे आपने जो वो कहते हैं ना कि समंदर को कूजे में बंद करना, तो वो चीज़ आती है डॉक्यूमेंट पैकेजिंग में, ठीक है। फॉर मैनी डॉक्यूमेंट इट इज़ अ गुड आइडिया टू आइडेंटिफाई स्टैंडर्ड ऑफ स्टाइल सो दैट यू मे अचीव कंसिस्टेंसी ऑफ स्टाइल। Consistency is important not only because it genuinely improves the reader's ability to understand your material, यानी फॉर एग्जांपल दे के ख़त्म करते हैं आज के लेक्चर को। तो फॉर एग्जांपल आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आप एक फ़ाइनांस के मैनेजर हैं या फाइनेंस के कोई डिसीजन मेकर हैं, तो उनसे आप जो है ना क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने उनसे हर महीने कोई रिपोर्ट जो है ना वो क्या करनी होती है, मांगनी होती है फॉर योर ऑन यूजेज। तो आप जब कोई पीस ऑफ राइटिंग उनकी तरफ लिखेंगे ना, तो आप क्या आप उसमें क्या करेंगे। अगर आपने प्रोविज़न ऑफ डेटा के यानी आपको डेटा चाहिए ना फाइनेंस से, फाइनेंशियल आपसे रेलेवेंट जितने भी फाइनेंशियल मामलात हैं, और आप भी किसी सीट पे बैठे हुए हैं, तो आप एक पक्का फॉर्मेट बना लेंगे और हर महीने आप उसी फॉर्मेट को अलॉन्ग विद योर कवरिंग लेटर आप फॉरवर्ड करेंगे और फाइनेंस आपको क्या कर देगी, आपको आपकी जो रिपोर्ट है वो प्रोवाइड कर देगी, ठीक है, जो आपसे रेलिवेंट होगी, आपके फाइनेंशियल से रेलिवेंट जो होगी। तो हर महीने एक ही फॉर्मेट जब उनके पास जाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी आ जाएगी उसमें, ठीक है। मतलब एक महीने जाएगा, 2 महीने, जब तीसरे महीने जाएगी ना, तो वो जैसी फाइनेंस के मैनेजर जब देखेंगे ना, वो बोलेंगे अच्छा उनको वो रिपोर्ट चाहिए जो हम पहले 2 महीने दे चुके हैं, तो वो आपको दोबारा वही रिपोर्ट दे देंगे। तो सिंपल इज़ दैट ये है कि आप को कंसिस्टेंसी चाहिए होती है ताकि आप किसी चीज़ को स्टैंडर्ड बना लें, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी, इसके साथ हम आज का लेसन ख़त्म करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हमें सीखने को आज मिली। नेक्स्ट जब लेक्चर हमारा आएगा तो उसमें हम बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में जो चीज़ें यूज़ होती हैं ना, हम उनको पढ़ेंगे। आई होप सो आप इससे पहले भी पढ़ के आ चुके होंगे इन चीज़ों को, और इनको हम डिटेल में आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेसन नंबर 7 में। तो मिलते हैं जी लेक्चर नंबर 7 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और व्यू कॉन्सेप्ट्स को याद रखिएगा।